हेलो गाइस, बीपीटी अकाउंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के फाइनेंशियल अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। तो सभी छात्र वीडियो के अंत तक बने रहे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि लाभकारी संस्थाओं के हिसाब किताब। तो लाभकारी संस्थाएं जो हमारी होती है बच्चों, ध्यान देंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, दान, फीस, चंदे, प्रवेश शुल्क और सरकारी सहायता आदि होते हैं। इनके द्वारा ही हम चंदे प्राप्त करते हैं और इन्हीं के द्वारा हम अपने खातों को पूरा करते हैं, जो हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्राप्त आय को संस्था के उद्देश्यों के अनुसार व्यय किया जाता है। जो हमारी संस्थाएं दी गई हैं, उन संस्थाओं से जो प्राप्त आय है, उन आय को हम सोच समझ करके व्यय करते हैं। इसमें दिया है कि प्रत्येक संस्था वर्ष के आरंभ में अपनी आय तथा व्यय का एक अनुमान यानी बजट तैयार करती है। बजट को सदस्यों की साधारण सभा में स्वीकृत कराया जाता है और उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। देखो बच्चों, बजट चाहे घर का हो या किसी अन्य संस्था का हो, बजट के आधार पर ही हम किसी भी कार्य को पूरा कर पाते हैं। लाभकारी संस्थाएं वैधानिक पूर्ति हेतु वार्षिक खाते तैयार करती है। हमारे जो लाभकारी संस्थाएं होते हैं बच्चों, उसमें 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला खाता हमारा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। नंबर 2 आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 3 बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। तो सबसे पहले बच्चों मैं ले रहा हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से संबंधित बातें। तो सबसे पहले किसी भी संस्था की स्थिति का सही ज्ञान कम समय तथा कम परिश्रम में उसकी रोकड़ पुस्तक को देखकर नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि हम किसी की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ये नहीं है कि उसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसकी जो स्थिति है, कंपनी की स्थिति है, वो सही होगी। ठीक है, इसके लिए रोकड़ पुस्तक की सहायता से एक ऐसा खाता बनाया जाता है जिसमें सभी आय व व्यय की मदों को आवश्यक शीर्षकों में विभाजित करके और कुल संबंधित रकम को जोड़ करके दिखाया जाता है। इसी को ही आगम शोधन खाता कहते हैं। तो बच्चों, अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ मुख्य बातें भी बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मैं आगे इसमें बता रहा हूँ कि आगम शोधन खाते की मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, जब हम रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम पिछले वर्ष के जो रोकड़ शेष होते हैं या बैंक शेष होते हैं उनको डेबिट पक्ष में लिखते हैं। फिर उसके बाद इसमें सभी रोकड़ी जो लेन देनों का लेखा किया जाता है, चाहे वे आयगत हो अथवा पूंजीगत हो। इन बातों का ध्यान रखना होता है। फिर बच्चों, इसमें अदत्त व उपार्जित आय या अप्रत्यक्ष हानि आदि नहीं लिखे जाते। देखो, जब हम रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो एडजस्टमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इसमें वर्ष भर में प्राप्त समस्त आय तथा व्यय की गई रकमों का लेखा किया जाता है, चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हों अथवा पिछले वर्ष या आगामी वर्ष से संबंधित हों। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि जब हम इस अवधि का जो खाता बनाया जाता है, उस अवधि के खाते में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेखा इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें तो केवल नगद व्यवहार ही लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद बच्चों, इसमें ध्यान देना है कि वर्ष के अंत में रोकड़ तथा बैंक का शेष लिखकर इस खाते को बंद कर दिया जाता है। देखो, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे यानी कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जब हम खाते को क्लोज करेंगे तो उसमें शेष निकलता है। शेष कैश शेष हो सकता है और या बैंक बैलेंस शेष हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है बच्चों की दोनों योग बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे फिर हम बढ़ रहे हैं। इसके साथ चिट्ठा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है,
क्योंकि पूंजीगत लेन देनों का लेखा भी इसी में कर दिया जाता है। जब हम बच्चों रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनती है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और लास्ट पॉइंट में यहाँ पर ले रहा हूँ, इस खाते को पोषपालन का प्रमुख अंग नहीं माना जाता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको यहाँ पर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ मुख्य बातें बताई हैं। तो अब हम आपके सामने बच्चों रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट लेकर के आया हूँ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता रहा हूँ कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स जब बनाया जाता है तो इसके दो भाग रखे जाते हैं। पहला रिसीव्स यानी कि प्राप्तियाँ और दूसरा होता है पेमेंट्स यानी कि भुगतान। और अमाउंट के खाने बनाए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट का। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चला हूँ डेबिट पक्ष की ओर। टू बैलेंस BD बच्चों ये ओपनिंग बैलेंस होता है जो हमारा प्रश्न में दिया जाता है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के लिख करके उसको हम पूरा कर देते हैं। फिर इसमें बच्चों हमारा टू एंट्रेंस फीस आती है, टू सब्सक्रिप्शन आते हैं। सब्सक्रिप्शन जो हमारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के होते हैं। फिर इसमें आता है टू लाइफ मेंबरशिप फीस। फिर इसके बाद टू डोनेशन, टू ग्रांट, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टू सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, टू मिसक्लेंसेस रिसिप्ट्स, टू लेगेसीज, टू इंडोमेंट फंड, टू सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू डिविडेंड रिसीव्ड, टू सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट। तो बच्चों ये मैंने अभी डेबिट साइड का आपको बताया है। तो इनके साथ साथ मैं क्रेडिट पक्ष की ओर चल रहा हूँ। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में इसको दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पेमेंट्स की तरफ। पेमेंट्स में हम सबसे पहले लेंगे अपने जितने भी हमारे भुगतान होते हैं, खर्चे होते हैं, उनका लेखा किया जाता है। तो बाय सैलरीज, बाय इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, बाय रेंट, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस, बाय रिपेयर्स, बाय टैक्सेस, बाय स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, बाय न्यू पेपर्स, बाय पोस्टेज एंड टेलीफोन, by electric expenses, by office expenses, by charity, by sundry expenses और by entertainment expenses। बीच के मैं छोड़ रहा हूँ बच्चों, नीचे का हम ले रहे हैं by gardening expenses। और बाद में जब दोनों पक्षों को योग करके जो डिफरेंस निकलता है या शेष दिया गया है तो उसमें हम लिखेंगे by बैलेंस CD करके। क्लोजिंग बैलेंस भी मिलता है हमें करने के लिए, तो इसमें हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख देते हैं। कभी कभी बच्चों इन दोनों का योग बराबर हो जाता है तो वहाँ पर इक्वल रह जाता है, तो उस कंडीशन में कोई शेष नहीं निकलेगा। बच्चों अब मैं इसका अगला भाग लेकर के आया हूँ, आय व्यय खाता बनाना। पहले हमने उसमें बताया था कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब मैं बता रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर से संबंधित कुछ बातें। तो सबसे पहले बच्चों आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें हम बता रहे हैं कि आगम शोधन खाते से यह ज्ञात नहीं हो सकता कि एक निश्चित काल में कितनी आय हुई तथा कितना व्यय हुआ, क्योंकि इसमें आय तथा व्यय से संबंधित समायोजनाएं नहीं की जाती तथा आयगत लेन देनों के साथ साथ पूंजीगत लेन देन भी लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों बता रहे हैं यहाँ पर कि जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आय व्यय खाता लाभालाभ खाते के सिद्धांतानुसार बनाया जाता है तथा गैर व्यावसायिक संस्थाओं में लाभालाभ खाते का ही कार्य करता है। यदि वर्ष में आय व्यय से अधिक होती है तो यह अतिरेक यानी कि सरप्लस कहलाता है, जो हमारा लाभ कहलाता है बच्चों। और ठीक इसके विपरीत यदि व्यय आय से अधिक होता है तो वह न्यूनता यानी कि डेफिशिएंसी अथवा व्यय का आय पर आधिक्य कहलाता है।
तो ये हमारा इसमें खाता जब बनेगा बच्चों, तो आय व्यय खाते की कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में इसका लिंक शेयर करें। तो पहला पॉइंट है कि गैर व्यावसायिक संस्थाओं का यह लाभालाभ खाता होता है। इसके बाद ऋणी पक्ष बोलते हैं बच्चों डेबिट पक्ष में समस्त आयगत व्यय तथा धनी पक्ष यानी कि क्रेडिट पक्ष में आयगत व्यय लिखी जाती हैं। पहले वाले खाते के अपोजिट हो जाता है बच्चों। इसमें पूंजीगत आय तथा व्यय का लेखा नहीं किया जाता है। इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय तथा व्यय लिखे जाते हैं। इसमें गत वर्षों तथा आगामी वर्षों से संबंधित आय तथा व्यय का लेखा नहीं किया जाता। अतः इस खाते को बनाते समय आय तथा व्यय से संबंधित समायोजनाएं किए जाते हैं। बच्चों आपको याद हो मैंने पहले उसमें बताया था कि जब हम रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें समायोजनाओं का लेखा नहीं किया जाता है और इसमें समायोजना का लेखा किया जाता है। जैसे अदत्त व पूर्वदत्त व्यय तथा उपार्जित व अनुपार्जित आय, इन सभी का लेखा इसमें किया जाता है। इसमें स्थायी संपत्तियों पर हरास, असौदे तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन आदि का भी लेखा किया जाता है। फिर इसके बाद बच्चों इसमें आगम शोधन खाते की भांति प्रारंभिक व अंतिम शेष या रोकड़ तथा बैंक शेष नहीं लिखा जाता है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि जब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें रोकड़ शेष और बैंक शेष का लेखा किया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश और बैंक का शेष नहीं दिखाया जाता है। इसके साथ आर्थिक चिट्ठा बनाना अनिवार्य होता है क्योंकि इसमें रोकड़ तथा अन्य संपत्तियों का लेखा भी किया जाता है। और बच्चों फिर इसके अंत में मैं बता रहा हूँ कि धनी व ऋणी पक्षों का अंतर ज्ञात करते समय यह खाता बंद कर दिया जाता है। जब दोनों पक्षों की एंट्रीज पूरी हो जाती हैं तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद यदि इस खाते का क्रेडिट पक्ष आय पक्ष का योग अधिक होता है तो अंतर आय का व्यय पर आधिक्य अथवा अतिरेक एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं सरप्लस कहलाता है। इसके विपरीत जब ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष से अधिक होता है तो अंतर व्यय का आय पर आधिक्य अथवा न्यूनता, तो बच्चों इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं सरप्लस ऑफ एक्सपेंडिचर या और करके डिफेक्ट इन इनकम कहलाता है। तो इस तरह से जो इसका शेष निकल करके आएगा बच्चों, तो अतिरिक्त या न्यूनतम को पूंजी निधि यानी कि कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है और खाते को बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों में अभी इसके कुछ ही बातें मैंने बताई हैं। तो बच्चों मैं अब आपके सामने आय व्यय खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेकर के आया हूँ। इसके दो पक्ष होंगे, आप देख पा रहे हैं एक्सपेंडिचर और इनकम का, और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का भाग होता है। तो पहले मैं ले रहा हूँ टू सैलरीज, सारे खर्चे जो हमारे होते हैं वो एक्सपेंडिचर की साइड आते हैं। यदि कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो उसको दिखाया जाएगा, कोई एडवांस है बिगनिंग का तो वो दिखाया जाएगा, लेस आउटस्टैंडिंग होगी बिगनिंग की तो वो घटाई जाएगी, और एडवांस यदि एंडिंग का है, एंड का है, अंत का है तो वो घटाया नहीं जाता है, ठीक है, इसमें लेस कर दिया जाता है। तो फिर इसके बाद टू रेंट एंड टैक्सेस, टू इंश्योरेंस, टू रिपेयर्स एंड रेन्यूअल्स, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू जर्नल एक्सपेंसेस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, टू ऑनरेबल, टू डेप्रिसिएशन, to electric expenses, to charity, to audit fees, to gardening expenses, to office expenses, to newspapers, to postage expenses और to surplus। तो ये बच्चों मैंने आपको डेबिट साइड का दिखाया है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो आप देख पा रहे हैं। अब मैं दूसरे पक्ष की ओर जा रहा हूँ जो हमारा इनकम साइट कहलाता है। इनकम में हम लेंगे बच्चों बाय सब्सक्रिप्शन होगा। सब्सक्रिप्शन में जो चीज़ घटेगी जो जुड़ेगी वो हम एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही बता देंगे आपको। बाय एंट्री फीस, बाय डोनेशन रिसीव्ड,
by miscellaneous receipts, by interest on investment, by income from lectures, by sales of tickets, by profit on sales of assets, by rent received, by sale of न्यूज़पेपर और बाय डेफिशिएंसी जो हमारी हानि आएगी। तो इस तरह से हमने आपको अभी बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो भाग होते हैं। ये वाला भाग हमारा एक्सपेंसेस का है बच्चों, और ये वाला भाग हमारा इनकम का है। तो आप ठीक से देख पा रहे हैं, इनको अच्छे से याद करना है आपको। तो बच्चों मैं अब आपके सामने चिट्ठे का प्रारूप लेकर के आया हूँ, जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं, एक लायबिलिटीज असेस्ट और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लायबिलिटीज, अमाउंट, असेस्ट और अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लायबिलिटीज साइड का भाग ले रहा हूँ बच्चों। इसमें हम सबसे पहले कैपिटल फंड निकालेंगे। कैपिटल फंड या जनरल फंड हो सकता है। यदि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट आया है तो ऐड सरप्लस करेंगे, यदि हानि आई है तो लेस डेफिशिएंसी यहाँ पर हम घटा देंगे। फिर इसके बाद यदि कोई हमारा स्पेशल फंड है उसको दर्शाएंगे यहाँ पर, और ऐड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर या लेस एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द ईयर। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड लेस के आधार पर दर्शाएंगे बच्चों। फिर अगला भाग होता है इंडोमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्रेडिटर्स होंगे हमारे इधर आएंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे हमारे इधर। एडवांस इनकम कोई होगी तो वो इधर लिखी जाएगी, और कैपिटलाइज्ड डोनेशन होगा तो इधर आएगा। लीगेसी हमारी इधर आती है। तो ये लायबिलिटीज पक्ष का था हमारा। अब मैं आपको असेस्ट पक्ष की ओर लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले हम लेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूज्ड मटेरियल्स। फिर हम संपत्तियाँ लेंगे, फर्नीचर यदि एडिशनल यदि कोई है तो वो जोड़ देंगे, लेस डेप्रिसिएशन घटा देंगे। ऐसे ही बिल्डिंग में लेंगे, एडिशन, लेस डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद मोटर व्हीकल्स लेंगे हम, एडिशनल होगा, लेस डेप्रिसिएशन। तो बच्चों इस तरह से हम लाभकारी संस्था के चिट्ठे का प्रारूप मैंने आपके सामने दिया है। तो बच्चों ध्यान रहे, अगले टॉपिक के लिए जब हम मिलेंगे आपसे तो उससे पहले आपको इस वीडियो को अच्छे से अच्छा याद करना है, तैयार करना है, क्योंकि फॉर्मेट यदि आपको तैयार है तो आप प्रश्न कर पाते हैं। यदि प्रश्न करना है तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेगी। तो बच्चों मैंने इसका एक पार्ट 1 पहले दिया था, ये पार्ट 2 है आपके सामने। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।